तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है अट्रिशन। दोस्तों अट्रिशन का मतलब होता है कमी या फिर गिरावट, यानी कि जब किसी चीज़ में कमतरता हो जाती है, कमी हो जाती है या फिर किसी चीज़ में जो है वो गिरावट आ जाती है तो उसे हम कहेंगे अट्रिशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिडक्शन या फिर डिक्लाइन, यानी कि गिरावट आना, किसी चीज़ में कमी होना, कोई चीज़ जो है वो कम हो जाना या फिर उसमें जो है वो गिरावट आना, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन या फिर डिक्लाइन। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर एक्सपेंशन, यानी कि किसी चीज़ की ग्रोथ होना, किसी चीज़ को जो है वो किसी कोई चीज़ जो है वो बढ़ना, जिसे हम कह सकते हैं। इंक्रीज यानी कि होता है बढ़ना, ग्रोथ होना किसी चीज़ में, एक्सपैंड होना कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज या फिर एक्सपेंशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी इज फेसिंग हाई एम्प्लॉय अट्रीशन, यानी कि कंपनी जो है वो कर्मचारियों की कटौती में, यानी कि जो है वो कटौती फेस कर रही थी, यानी कि कर्मचारियों की जो है वो गिरावट कंपनी में आ चुकी थी और वो सारी चीज़ें जो है वो कंपनी को फेस करनी पड़ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अट्रीशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंथ्रोपोजेनिक। दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी कि ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट की गई हो, यानी कि मानवों द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, तो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो, तो उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मैन मेड, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई। और एंटोनिम इसका होता है नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक, यानी कि जो चीज़ प्राकृतिक होती है, यानी कि जो मानव निर्मित नहीं होती है, जो प्राकृतिक होती है, ऑर्गेनिक होती है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है क्लाइमेट चेंज इज़ लार्जली एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो हमारा ये जो मौसम परिवर्तन है, यानी कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, वो जो है वो लार्जली, यानी कि बड़े पैमाने में एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि मानव निर्मित है। अब आप सोचोगे कि ये एंथ्रोपोजेनिक कैसे हुआ, तो आजकल जो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वो सारे इंसानों की वजह से ही हो रहा है, यानी कि हम ही उससे निर्माण कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि मानव निर्मित है, क्योंकि उसके पीछे के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे ह्यूमन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम जो है वो एंथ्रोपोजेनिक इस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लोथ। दोस्तों लोथ का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना, यानी कि किसी चीज़ से नफरत करना, यानी कि जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, नापसंद होती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लोथ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हेट या फिर डिटेस्ट, यानी कि घृणा करना या फिर नापसंद करना। एंटोनिम इसका होता है लव या फिर लाइक, यानी कि पसंद करना या फिर किसी से प्यार करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई लोथ डिसऑनेस्टी, यानी कि मुझे जो है वो बेईमानी से सख्त नफरत है, मुझे बेईमान लोग जो है वो नापसंद है, यानी कि मुझे जो है वो छल कपट, बेईमान, धोखा और ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी यानी कि पसंद नहीं है, इन सारी चीज़ों से मैं नफरत करता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लोथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंसोलिडेट। दोस्तों कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, एकजुट करना, यानी कि एकजुट हो जाना, किसी चीज़ को जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत बनाना, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, या फिर किसी चीज़ का एक साथ आना, यानी कि एकता निर्माण हो जाना, तो उसे हम कहेंगे कंसोलिडेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन या फिर कंबाइन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ में मजबूती लाना, किसी चीज़ को जो है वो स्ट्रांग बनाना, और कंबाइन का मतलब होता है एकजुट होना।
एंटोनिम इसका है वीकन या फिर डिवाइड, यानी कि किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, और डिवाइड का मतलब होता है अलग कर देना, डिटैच कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंसोलिडेटेड देयर पावर आफ्टर द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन होने के बाद जो है वो उन्होंने अपनी सत्ता को, अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया, और भी ज़्यादा एकजुट कर लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसोलिडेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैलो। सैलो का मतलब होता है पीला या फिर मुरझाया हुआ, स्पेशली चेहरे का रंग, यानी कि जब हमारे चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाता है, हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे दिखने लगते हैं, मुरझाए हुए दिखने लगते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाएगा सैलो, यानी कि पीला या फिर मुरझाया हुआ। स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, तो हमारे फेस के, हमारे कॉम्प्लेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, तो उसे हम कहेंगे सैलो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पेल या फिर येलोइश। पेल का मतलब होता है फीका, और येलोइश का मतलब होता है यानी कि पीला। एंटोनिम इसका होता है रोजी या फिर हेल्दी, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्वस्थ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसे हम कहेंगे रोजी या फिर हेल्दी। रोजी से यहाँ पर आप मतलब समझ सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि अच्छी हेल्थ के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लुक्ड सिक विथ सैलो कॉम्प्लेक्शन, यानी कि वो जो है वो बीमार लग रहा था, और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो चेहरा है, वो बहुत ही ज़्यादा फीका फीका, पीला और मुरझाया हुआ लग रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैलो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंश्राइन। दोस्तों एंश्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थान देना या फिर सुरक्षित करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मेंटेन करना, किसी चीज़ को जो है वो बचा कर रखना, सुरक्षित करना किसी चीज़ को, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंश्राइन कहेंगे। एंश्राइन का ये भी मतलब होता है कि किसी चीज़ को पवित्र स्थान देना, तो उसे भी जो है वो एंश्राइन कहा जाता है, या फिर किसी चीज़ को जो है वो सुरक्षित करना, कोई नियम हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे एंश्राइन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट, यानी कि संरक्षण करना, सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, यानी कि बचा कर रखना। एंटोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर वायलेट। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, तोड़ना, बेसिकली किसी नियम या फिर किसी कानून के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये। और इग्नोर का मतलब होता है कि टालना, किसी को अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योराइज द राइट ऑफ सिटीजन्स, यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आम नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनको सुरक्षित करता है, उनकी जो है वो देखभाल करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंश्योराइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेविटी। दोस्तों लेविटी का मतलब होता है मजाकिया व्यवहार, यानी कि गंभीरता की कमी, सीरियसनेस की कमी। यानी कि जब आप जो है वो आपका मजाकिया व्यवहार होता है, चाहे कितनी भी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन आ जाए, आप जो है वो आप उसी बिहेवियर में रहते हो, आप में जो है वो सीरियसनेस की कमी होती है, बेसिकली आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना नहीं आता, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेविटी कहेंगे। यानी कि किसी का मजाकिया व्यवहार होना जिसमें सीरियसनेस की कमी होती है, गंभीरता की कमी होती है, तो उसे कहा जाता है लेविटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लाइटनेस या फिर ह्यूमर, यानी कि मजाकिया व्यवहार, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लाइट होता है, लाइट यानी कि जो बहुत ज़्यादा ह्यूमर होता है, ह्यूमरस होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला व्यक्ति होता है, तो उसे हम कहेंगे लाइटनेस या फिर ह्यूमर। एंटोनिम इसका होता है सीरियसनेस या फिर ग्रेविटी। सीरियसनेस या फिर ग्रेविटी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, किसी भी बात की गहराई को वो समझता है, उस हिसाब से वो बिहेव करता है, बात की गंभीरता को समझता है, तो उसे हम कहेंगे सीरियसनेस या फिर ग्रेविटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज लेविटी ड्यूरिंग द मीटिंग वॉज इनअप्रोप्रिएट, यानी कि उसका जो मीटिंग के दौरान जो मजाकिया व्यवहार था वो बिल्कुल भी असहज था, यानी कि बिल्कुल भी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यानी कि उसने जो है वो इतने ज़्यादा सीरियस इशू के दौरान जो है वो अपना मजाकिया व्यवहार टालना चाहिए था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेविटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिट्रैक्टर। दोस्तों डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचक, यानी कि निंदा करने वाला, यानी कि क्रिटिसिज्म करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो यानी कि क्रिटिसाइज करता है किसी को।
यानी कि उस पे टिप्पणियाँ करता है, उसकी निंदा करता है, उसका जो है वो उपहास करता है बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिट्रैक्टर हम उसे कहेंगे। यानी कि आलोचक को कहा जाता है डिट्रैक्टर, निंदा करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है डिट्रैक्टर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिक या फिर अपोनेंट। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक और अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। एंटोनिम इसका होता है सपोर्टर या फिर एडमायरर। सपोर्टर का मतलब होता है कि सहायता करने वाला, सहायक व्यक्ति। और एडमायरर का मतलब होता है कि सराहना करने वाला, यानी कि जो आपके काम की प्रशंसा करता है, आपको सपोर्ट करता है, सराहना आपकी करता है, तो उसे हम कहेंगे सपोर्टर या फिर एडमायरर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डिस्पाइट हिज डिट्रैक्टर्स ही रिमेन्ड कॉन्फिडेंट। यानी कि उसके इतने सारे आलोचक होने के बावजूद भी वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। यानी कि उसके आसपास इतने ज़्यादा आलोचक थे, यानी कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो उन सबको देखकर जो है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिट्रैक्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है थ्रोज। दोस्तों थ्रोज का मतलब होता है पीड़ा या फिर कठिन समय, यानी कि कष्टदायक समय। यानी कि ऐसा समय जिसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, तो उसे हम कहेंगे थ्रोज। यानी कि एक तरीके से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है थ्रोज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एगनी या फिर स्ट्रगल। यानी कि एगनी का मतलब होता है कि पीड़ा होना, दुख होना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ होना। और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। एंटोनिम इसका होता है कंफर्ट या फिर ईज, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो सहज महसूस करना, बहुत ज़्यादा जो है वो आरामदायक महसूस करना, कोई भी परेशानी ना होना, कोई भी टेंशन ना होना, कोई भी तकलीफ ना होना, तो उसे हम कहेंगे कंफर्ट या फिर ईज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंट्री इज़ इन द थ्रोज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि जो कंट्री है, यानी कि जो देश है, वो आर्थिक परिस्थितियों से, आर्थिक जो है वो संकटों से बिल्कुल उसके उस कठिन समय से जो है वो गुजर रहा था, उस कठिन समय से, उस पीड़ा से जूझ रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थ्रोज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। दोस्तों तो आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है लेजिटिमाइज। दोस्तों लेजिटिमाइज का मतलब होता है वैध ठहराना, कानूनी मान्यता देना, स्वीकृति देना। यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को लीगल ठहराना, बेसिकली कानूनी रूप से उसे जो है वो मान्यता दे देना, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेजिटिमाइज करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लीगलाइज या फिर ऑथोराइज, यानी कि मान्यता दे देना किसी चीज़ को कानूनी तौर पर। एंटोनिम इसका होता है इनवैलिडेट या फिर डिसअप्रूव, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कानूनी रूप से उसको स्वीकृति नहीं मिलती है, जो गैर कानूनी होती है, तो उन्हें हम कहेंगे इनवैलिडेट। और या फिर डिसअप्रूव का मतलब होता है जिनको मान्यता नहीं मिलती है, तो उसे कहा जाएगा डिसअप्रूव, यानी कि जिन्हें अप्रूव नहीं किया जाता है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं डिसअप्रूव। और इनवैलिडेट का मतलब होता है गैर कानूनी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लेजिटिमाइज द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो ये डिसाइड किया कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना जो है वो वैध ठहराया जाएगा, यानी कि उसे जो है वो कानूनी मान्यता दी जाएगी, उसे जो है वो स्वीकार किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेजिटिमाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।